अस्सलाम वालेकुम। ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ। उम्मीद है कि आपकी ईद उल अज़हा बेहतर तरीके से गुज़र रही होगी और इस ईद पर, ईद कुर्बान पर इसार और क़ुरबानी के मैसेज को याद रखते हुए उन लोगों को ज़रूर याद रखिए जो मुस्तहिक़ हैं, जो हक़दार हैं, जो ख़ुसूसी तौर पर इस दिन का पूरे साल में इंतज़ार करते हैं कि ये दिन आएगा तो हमारे घर पे भी गोश्त पकेगा। और हमें इन लोगों को याद रखना चाहिए, इन लोगों को अपनी खुशियों में मिलाकर आगे चलना चाहिए। और यही मैसेज है ईद का, और हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का मकसद भी ये है कि हम आपकी खुशियों में शरीक हों। और आज हमारे इस स्टूडियो में जो ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ़ मैं आपको करवा दूँ, बल्कि वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आज जिन दोनों मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया है उसमें सबसे पहले मेरे फेवरेट मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मियाँ मोहम्मद इदरीस साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, CEO हैं सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इनके साथ साथ काशिफ ज़िया साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो कि साबिक़ चेयरमैन हैं पाकिस्तान हॉज़री मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। काशिफ भाई, आप दोनों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि ईद जो है वो अच्छी गुजर रही होगी और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम उन लोगों को भी इस ईद में शुमार करें जो इस ईद को मनाने को अफोर्ड नहीं करते। तो मैं मियाँ साहब आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ़ करवा दूँ, हमारे साथ हमारे शेफ़ मौजूद हैं जहाँज़ेब कौथम से हैं। जहाँज़ेब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, बड़े मारूफ आवाज़ है, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मियाँ साहब से गुफ्तगू करना चाहूँगा। मियाँ साहब, ईद कैसे गुजारते हैं? क्या क्राइटेरिया होता है? किस तरह से दिन गुजरता है? बिज़ी होते हैं, फैमिली के साथ गुजारते हैं, या फिर उसके साथ साथ सोशल सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में भी जाके मिलते हैं? नहीं, ट्रेडिशनली मेरे वालिद साहब के जो घर है वहाँ पे ईद वाले दिन सुबह नाश्ता पूरी फैमिली का होता है। राइट। और वो ट्रेडिशन चली आ रही है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो सारी फैमिली जो हमारी है, ताया और वालिद साहब के, वो जितनी भी फैमिली है वो सारा सुबह सुबह कुर्बानी की जो है प्रोग्राम्स दे के, तो नमाज़ पढ़ के फ़ौरी तौर पर वो घर मेरे आ जाते हैं। तो हम सब लोग फैमिली, बच्चे जो है वो नाश्ता भी करते हैं, गपशप हो जाती, मुलाकात हो जाती है। और जो बच्चे हैं वो फिर उनका अपनी एक रौनक है, तो वो एक फ़न है जो वो फिर एंजॉय करते हैं। हम उनको देख के एंजॉय करते हैं, अपना बचपन याद हमें आता है। तो इस तरह से शुरुआत होती है। उसके बाद फिर सारा दिन जो सोशल गेट टुगेदर्स हैं, लोग जानने वाले वो आते हैं और मुलाकात रहती है। लेकिन इससे पहले हम नाश्ता करने के बाद सारी फैमिली के जो मेल हजरात हैं वो कब्रिस्तान जाते हैं। कब्रिस्तान जाके वहाँ चक्कर लगा के दुआए खैर करके तो फिर वापस आते हैं। तो फिर लोगों का सारा दिन आना जाना रहता है, मुलाकात रहती है। इस तरह से रात को डिनर होता है फैमिली में कहीं ना कहीं। और इसी तरह दूसरे दिन ट्रेडिशनली मेरा भाई छोटा जो है उसके घर डिनर होता है पूरी फैमिली का। तो वो फिर सारी फैमिली वहाँ पे इकट्ठी होती है। कभी कोई ऐसी ईद हो लाइफ में जो अपनी फैमिली से दूर गुजरी हो और आपके हाफजे का हिस्सा बन गई हो? हाँ, एक दफ़ा मैं इंग्लैंड में था, तो वहाँ पे ईद आई। तो मैंने वहाँ, मुझे आज तक याद है कि बेकर स्ट्रीट में एक बहुत बड़ी, लंदन की बहुत बड़ी मस्जिद है, तो वहाँ नमाज ईद पढ़ी। तो ऐसा हुआ है कि, लेकिन कोशिश यही होती है कि ईद है तो फैसलाबाद में हूँ और घर में हूँ और फिर जो है फैमिली से गेट टुगेदर रहे। अच्छा, फैसलाबाद से ख़ास किस्म का लगाव भी आपको होगा, यही वजह है कि इतना बिज़नेस एक्सपेंड करने के बावजूद भी आपने कभी ये सोचा नहीं कि कराची शिफ्ट हो जाऊँ? मेट्रोपॉलिटन सिटी है या लाहौर, इट्स अ बिगर सिटी देन फैसलाबाद एंड यू हैव मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द बिज़नेस एज वेल। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे लाहौर या किसी और शहर में शिफ्ट होना चाहिए? नहीं, मुझे ना मेरी ख्वाहिश है, ना कभी ये दिल में आया कि मैं फैसलाबाद छोड़ के। बल्कि लोग हैरान होते हैं कि हमारी जो फैमिलीज़ है, हाजी अब्दुल गफूर जो मेरे ताया और हाजी बशीर अहमद, उन दोनों की फैमिलीज़ का जो टोटल
बिज़नेस इंटरेस्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ फैसलाबाद में है। अच्छा। और इस हवाले से लोग थोड़ी सी वेल ऑफ होते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम एक मोर सिविलाइज्ड, मोर कल्चरल सिटी में चले जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई माई सेल्फ इज़ वेरी सेटिस्फाइड। उसकी वजह पेरेंट्स यहाँ पे हैं, सारी फैमिली, सिस्टर्स, भाई यहाँ पे हैं। तो लाइफ हमारी जो है वो चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक ख़ानदान के अंदर हम पले बड़े हैं, तो हमारे अंदर वो डोमिनेशन है, वो फीलिंग्स है कि जहाँ पे सारे रिश्ते हैं वहाँ पे फिर दोस्त भी सारे जो बहुत करीबी हैं या जिनके साथ एक लाइफ गुजर गई है वो यहाँ पे हैं। और लाइफ का एक बड़ा हिस्सा भी है लाइफ का हिस्सा। तो इसलिए दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, फिर काम यहाँ पे है, तो इसलिए यहीं पे ज़िंदगी गुजर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला का इसी तरीके से शुक्र अदा करना भी चाहिए। काशिफ ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, इतनी छोटी उम्र में आपने चेयरमैनशिप का ओहदा लिया और बखूबी निभाया। मैंने आपकी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की हैं और माशाल्लाह गवर्नमेंट तक आपने बिजनेसमैन की वो डिमांड्स पहुंचाई हैं जो कि ख़ासी मुश्किल थी और बड़े अहसन तरीके से उसको हल भी करवाया है। इतनी छोटी उम्र में इतना सा तजुर्बा आपने हासिल कर लिया। पहले आप लाहौर हुआ करते थे, फिर फैसलाबाद शिफ्ट हो गए। फैसलाबाद सिटी कैसा लगा? कि जब फर्स्ट टाइम पे मैं फैसलाबाद में हुआ और जो मेरे स्कूल के और जो मेरे कॉलेज के और जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उनके साथ मेरा स्टिल अभी तक मैं इन कांटेक्ट हूँ। और वो मेरे से एक ही क्वेश्चन करते थे कि लोग फैसलाबाद छोड़ के लाहौर आते हैं और आपकी फैमिली लाहौर छोड़ के फैसलाबाद जा रही है। तो उस टाइम पे तो जब फैसलाबाद मूव हुए तो एक बहुत ज़्यादा क्रूशल और टफ डिसीजन था। लेकिन यहाँ पे जब आने के बाद You were happy to come here Faisalabad? very much happy now, very much happy now as compared to that That was a good decision. now I realize कि that was a good decision। अच्छा, और ये वो डिसीजन है कि मे बी लाइक अल्लाह ताला की कोई ख़ास करम नवाजी है कि मुझे इस शहर में आके इस लेवल तक की इज़्ज़त मिली है कि मे बी मैं लाहौर में होता तो मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मैं इस लेवल तक पहुंचता या मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। और थैंक टू फैसलाबाद, थैंक टू माय फेलोज़, थैंक टू माय सीनियर्स, थैंक टू एवरीवन कि जिनके साथ मैं एसोसिएट हुआ और इतना प्यार और इतने तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया है कि मेरे लिए ये शहर जो है, आप यकीन करें मैं कभी लाहौर जाता तो मेरा ये होता है कि कौन सा टाइम और मैं वापस अपने शहर फैसलाबाद जाऊं। और अब मैं लाहौर से तो बिलोंग करता हूं लेकिन मेरा शहर जो है वो फैसलाबाद ही और बहुत ज़्यादा इससे उनसियत है और मोहब्बत है। फैसलाबाद इज़ द बेसिकली द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो जाहिर बात है यहाँ पे जब बिजनेसमैन की जब उनसियत और एक अटैचमेंट यहाँ पे हो जाती है तो उसको फिर अपने आप से अलग करना खासा मुश्किल होता है। मेरे साहब हमारे साथ किचन भी मौजूद होता है तो हम किचन में कुकिंग भी करते हैं। तो आज की क्या डिश है जानने के लिए मैं किचन का रुख करता हूँ। मेरे साथ हमारे शेफ़ मौजूद हैं जहाँज़ेब, और इसके साथ साथ अब्दुल्ला शाहिद हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जो कि फैसलाबाद की बड़ी मारूफ आवाज़ है। उनसे भी कुछ सुनेंगे, उनका टैलेंट भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद इज़ गोइंग गुड? यस माशाल्लाह, परफेक्ट। तो आज क्या बनाने जा रहे हैं डिश में हमारे लिए? अच्छा जी, फिर आज चावल की ही रेसिपी बना रहे हैं। रेसिपी का नाम है शनवारी पुलाव। शनवारी पुलाव, अच्छा ठीक है। बेसिकली होता ये है कि हमारे यहाँ बारबेक्यू जब होता है तो टिक्का बोटी, सीख कबाब वगैरह बच जाते हैं, राइट। तो वो खाए नहीं जाते, तो हम उन्हीं को मतलब उसी तरह की चीज़ होती है हम उसको यूज़ करते हुए शनवारी पुलाव बनाएंगे। बेसिकली मैं कबाब बनाऊंगा, ठीक है, छोटे छोटे मुट्ठी कबाब जिनको बोलते हैं, फिर उनको जो है वो मसाले के साथ मैं राइस में कुक करूंगा। लेकिन हमारे जो लोग हमें घर पे देख रहे हैं, नाजरीन हमें घर पे देख रहे हैं, वो ये कर सकते हैं जो बचा वो लेफ्ट ओवर उनका बारबेक्यू होता है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, उसको भी यूटिलाइज किया जाता है, उसको शनवारी पुलाव का था। उसको शनवारी पुलाव बेसिकली बोनलेस होता है, मतलब बेसिकली बोनलेस होता है। शनवारी का मतलब होता है कि कोई आधी ऐसी चीज जो कुछ पकी हो, कुछ बारबेक्यू हुई। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे ये थोड़ा बता दीजिएगा। ओके, सबसे पहले तो ये थे 350 ग्राम मटन का कीमा, ठीक है। ओके, इसको मैं खोल लूंगा और उसके बाद इसमें डालूंगा एक मीडियम साइज का प्याज है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है जी, अनियन। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी बिकॉज इफ यू वांट टू ट्राई दिस डिश एट होम, और आपके लिए बड़ा इजी है, आपको ऑल यू हैव टू
हैव इज ये इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो ये सिर्फ आपको कीमा चाहिए जो कि आपने बनवाना है बाजार से और वो मशीन से बनवाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद ये इंग्रेडिएंट्स उसमें वन बाय वन ऐड करने हैं। देखिएगा उसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालूंगा मैं लहसुन और अदरक की पेस्ट, साथ में डालूंगा 1 टीस्पून साबुत धनिया, ठीक है, और साथ में है एक अदद हरी मिर्चा बिल्कुल फाइन चॉप की हुई, वो डाल दी। उसके साथ डालूंगा तकरीबन 1 टेबलस्पून हरा धनिया, ठीक है, बाकी मसाले के लिए छोड़ दूंगा। और उसमें जाएगी आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, ठीक है, और 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन आपने बताया था कि उसकी होल्डिंग के लिए, बाइंडिंग के लिए होता बाइंडिंग के लिए, ठीक है। है। आधा अंडा, ठीक है, अच्छा आधा इसमें जी, डालना है। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं डाल लूंगा। वैसे हाफ के जी में 1 अंडा तकरीबन चला जाता है, तो कीमा कम है इस वजह से मैं कम डाल रहा हूँ। ओके ओके। अच्छा जी, उसके बाद बेकिंग सोडा है, जो पकौड़ा वाला मीठा सोडा होता है, सोडा बाय कार्ब, ये 1/4 चाय का चम्मच है। उसके साथ डालूंगा तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक, ओके, साथ में आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, साथ में आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा सही है, ठीक है, तमाम मसालों को डाल दिया मैंने। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे कबाब बनाऊंगा। चूल्हा ऑन करता हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ एक और चूल्हा ऑन करूंगा। अब दोनों पैन्स के अंदर मैंने ऑयल ऑलरेडी डाला हुआ है, ऑलरेडी एडेड है। एक तरफ हम मसाला बनाएंगे, दूसरी तरफ हम कबाब फ्राई करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको काम पे लगाता हूँ ताकि आप मुझे मसाला जो है वो फ्राई कर दें, ठीक है। 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल गरम किया है, उसमें तकरीबन 1 कप स्लाइस किया हुआ प्याज जो है इसको सॉफ्ट करेंगे, ठीक है। ये अब वही जो आपने बताया था कि थोड़े से ब्राउन हो जाए, ब्राउनिश हो जाए, तो नहीं बिल्कुल मतलब सॉफ्ट सा करना है, ब्राउन नहीं करना है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चले आप इसको कंटिन्यू करें, मैं हमारे गेस्ट के पास जाता हूँ क्योंकि हमारे गेस्ट भी बड़े इंतजार कर रहे हैं इस वक्त। तो ईद का दिन है, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है, तो ये उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। मियां इदरीस साहब, कभी इत्तेफाक हुआ लाइफ में कुकिंग करने का? नहीं, हाँ, नॉट लाइक फुल कुकिंग। मैं इंग्लैंड में था तो हाफ कुक्ड चीज़ें मिल जाती हैं। एग्जैक्टली वो मैं जिस फ्लैट में रहता था उस वहाँ पे खुद ही कुकिंग हर काम खुद ही करना होता है। तो बॉयल्ड किया और थोड़ी बहुत कुकिंग थोड़ी बहुत की, और वहाँ एक स्टूडेंट लाइफ में ये मैंने सीखा भी, किया भी। अच्छा, ये किया आपने? किया। अच्छा, एक और चीज़ विच वेरी बॉदर्स मी अ लॉट, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जब बड़ी नॉर्मल लाइफ गुजारी हो और बड़ी मेहनत करके आप आगे आए हों, तो फिर आपको इंसानियत की बहुत परवाह होती है और लोगों का फ़िक्र भी होती है। और जब आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहां पर आपके पास यू हैव एवरीथिंग, यू हैव ऑल द डेजिग्नेशंस, यू हैव कंपनीज, यू हैव बिजनेस, तो फिर आप लोगों का एहसास करते हैं। क्योंकि मैं भी एक पॉइंट पे ऐसा था। आपके बारे में पूरा शहर जानता है कि आप स्टार्टिंग से वेल ऑफ थे, आपके फादर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और आपकी स्पीचेस में मैंने कई दफ़ा सुना है कि मैंने इतनी मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। तो उसके बावजूद इतना इंसानियत का दुख और उनकी फ़िक्र करना, आपकी NGOs हैं, यू नेम इट, लायंस क्लब है, देन यू डूइंग अ लॉट फॉर इन द हॉस्पिटल्स इन शेप ऑफ अदर, यू नो, देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसमें आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? लाइक एक अगर मुझे मैं उस पॉइंट पर नहीं रहा हूँ, देन हाउ कैन आई फील कि अगला क्या फील कर रहा है? आई थिंक कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। शिराज, मैं जब फर्स्ट ईयर में था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फैसलाबाद में, तो हमारा यहीं पे आपके स्टूडियो के करीब अजीज़ फातिमा ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है वो उसकी बुनियादें रखी गई और बनना शुरू हुआ। मेरे वालिद साहब ने मुझे बिज़ी रखने के लिए आफ्टर द कॉलेज मुझे डायरेक्शन दी कि कॉलेज के बाद आके तो इसको सुपरवाइज़ करना शुरू करो। ठीक, तो मैंने वो हॉस्पिटल को सुपरवाइज़ करना शुरू किया। जब ये हॉस्पिटल बन रहा था तो तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर आप बिल्कुल वाज़ेह चटियल मैदान देख सकते थे, इसमें कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। तो वो बुनियादें जब हॉस्पिटल की रखी जा रही थी और कंस्ट्रक्शन शुरू थी, जब हॉस्पिटल बना तो इसकी सॉफ्ट जो है वो जुलाई के एंड अगस्त में इसकी जो है वो ओपनिंग हुई। तो जब ये मेरे कॉलेज का ज़माना था, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मैंने शुरू किया, गालबन 3rd ईयर 4th ईयर में जब मैंने देखा कि जो हॉस्पिटल की ऑपरेशनल हुआ है
तो मैंने वहाँ पे देखा कि लोग किस तकलीफ़ से, किस मुश्किल से आते हैं और आके तो अपना इलाज करवाना चाहते हैं। और बाज़ औक़ात मैंने देखा उन लोगों के पास किराया नहीं है, वो किराया किसी से लेके आए हैं, मांग के आए हैं, फिर उनके पास इलाज यहाँ पे मुफ्त हो गया, बड़ी मामूली सी एक पर्ची पे यानी कि उनको डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया, फिर उनके पास मेडिसिन ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है। जो हॉस्पिटल ने मेडिसिन दे दी वो दे दी, उसके अलावा अगर कोई फिर अगर डॉक्टर कहता है कि जी आपको ये फ्रूट खाना है या ये आपको फूड सप्लीमेंट्स चाहिए या आपको खाने में ये चीज़ चाहिए, तो उस बेचारे के पास तो किराया अफोर्ड नहीं कर सकता वो, तो ये बाकी चीज़ें तो सारी जो है वो सोच भी नहीं सकता। तो मैंने इंसान को, उसकी मजबूरियों को, उसकी तकलीफ़ को बड़े करीब से ना सिर्फ देखा भी है बल्कि मैंने उसको बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है। और वहाँ जाके पता चलता है कि इंसान की रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, और वहाँ पे पैसे कितने काम आते हैं, आपका स्टेटस क्या काम आता है, आपके ओहदे क्या काम आते हैं। तो फिर वहाँ पे जाके आप जब ये देखते हैं तो परहैप्स मैं यह कहा करता हूँ कि मैं थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद वालिदैन का कि उन्होंने मुझे कॉलेज के ज़माने में एक राइट डायरेक्शन पे लगा दिया, खैर के काम में लगा दिया, इंसानियत के करीब होने में मुझे कर दिया। यानी कि दैट वाज योर फादर्स डिसीजन टू सेंड यू इन द हॉस्पिटल, जिसके बाद आपने वो सारी चीजें सारे मैंने देखा तो और शायद उनका मकसद भी यही था, बस वही मकसद था। और वो मकसद जो है वो आज तक मेरे दिल और दिमाग में बिल्कुल उसी तरह हिस्सा बन गया, आपके हाफिज़े का हिस्सा। चलें एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, ट्रांसमिशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। बहुत ज़बरदस्त आवाज़ अब्दुल्ला शाहिद आपकी। फैसलाबाद का टैलेंट है जी, फैसलाबाद का टैलेंट प्रमोट होना चाहिए और सिटी 41 हमेशा से ऐसे टैलेंट को मौका देता है कि वो आगे आए और अपने टैलेंट को जो है वो एक्सपोज कर सके दुनिया पर, और हमेशा से इसी तरीके से मौके देते हैं और हम देते रहेंगे। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मियाँ मोहम्मद इदरीस साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं और इसके साथ साथ काशिफ ज़िया साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मियाँ साहब, अब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम वी आर लिविंग इन अ टाइम्स जहाँ पर अब ईद कुर्बान पर भी लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, जहाँ पर ये देखा जाता है कि किसका जानवर बड़ा है, किसका जानवर ज़्यादा खूबसूरत है, किसने ज़्यादा जानवर ख़रीदे हैं, किसने ज़्यादा कुर्बानी की है। अब ये नहीं देखा जाता कि कुर्बानी का असल मैसेज क्या था, सुन्नत इब्राहिमी था क्या, वो असल में हकीकी तौर पर है क्या। अब मुकाबला होता है फैमिलीज़ के अंदर कि उन लोगों ने जानवर ले लिया, अब तो हमें लेना पड़ेगा, अब तो उधार पैसे पकड़ के लें तो अब हमें जानवर ख़रीदना पड़ेगा, अब हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद एक नया ट्रेंड चल गया, 22-22 लाख रुपए के बैल 25-25 लाख रुपए में जानवर ख़रीदा जा रहा है, फिर उसको वो शो ऑफ भी किया जाता है मोहल्ले में, अपने शहर में। तो इससे आपको नहीं लगता कि एक हकीकी रूह थी जो कुर्बानी की, वो ख़त्म होती चली जा रही है? शहनाज आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बिल्कुल ये ऐसे ही है कि जो मकसद जो था इस कुर्बानी का, लोग उस मकसद से हट के शो ऑफ में आ गए और वो अपने आप को, मैं यहाँ पे शायद मुझे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े कि लोग ये बताना चाहते हैं कि मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पास कितनी दौलत है, मैं कंपटीशन करके मैं ये बताऊं कि मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूं। और जो सुन्नत इब्राहीमी का जो मकसद था कि अल्लाह के हुक्म पर अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिश को और अपनी सबसे कीमती तरीन चीज़ को भी अगर आपको कुर्बान करना पड़े तो आपका ईमान, आपका दीन मुकम्मल उस वक्त होता है जब आप अल्लाह की राह पर इसको कुर्बान कर दें। ये अल्लाह पाक को मकसूद था। मेरा ख़्याल है पूरे आलम को बताना कि अल्लाह के आगे आपकी जो मर्ज़ी, जितनी मर्ज़ी पसंदीदा कीमती चीज़ हो,
उसको कुर्बान करना, ये दीन है, ये अल्लाह की हुक्म पे आपकी बंदगी है। तो अब मकसद जो है वो ये है कि हम छोटी छोटी बातों पे, ख्वाहिशात पे, नफ्स की छोटी छोटी जो है ख्वाहिशात जो है उस पर हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देते हैं। और अब का माशरा जो है वो बहुत सारा मटीरियलिस्टिक हो गया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसमें मैं भी इसका हिस्सा हूँ, पार्ट हूँ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम दीन से, अल्लाह की दीन की जो रस्सी है उससे, नबी पाक सल्लम की तालीमात से, तरबियत से बहुत हट चुके हैं। और शराज आपने ये एक बात कही, मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे का सबसे बड़ा रीज़न, बिगाड़ जो है हमारी ज़िंदगियों के अंदर, जो बेसुकूनी, बेतमनानी और ज़हनी, फ़िज़िकली बरकत, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये उस वक्त थी और है जब आप अल्लाह के हुक्म पर और नबी पाक सल्लम की तालीमात पर चल रहे हैं। और आपका इस दुनिया के अंदर मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने अपने रब को राज़ी करना है। और जब उसको राज़ी करना है तो अपनी ख्वाहिशात, अपने नफ्स को ज़िबा करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ज़िबा करना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से ईद कुर्बान पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी तक को पेश कर दिया अल्लाह के लिए कि अल्लाह के हुक्म से आगे। और वो हज़रत इस्माइल जो बुढ़ापे में मिले, जो बहुत उनको पसंद थे, बहुत उनके करीब थे, बहुत लाडले थे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इससे कीमती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए क्या चीज़ होगी, क्या रिलेशनशिप होगा, क्या और हो सकता है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर उसको तैयार हो गए और कुर्बान के लिए। तो हम तो रोज़मर्रा लाइफ में, माशरे में, ख्वाहिशात अपनी जो रोज़ हमारी जितनी भी रसूमात हैं, हमारी रसूमात जो है, जितने भी हमारी ज़िंदगी की रसूमात है, हम एक इंडियन माशरे से जो है वो हमारी ऑफ शूट है और हम डाइवर्ट होके आए हुए हैं। हमारी सारी ज़िंदगी की बेशुमार जो रसूमात है, गमी की, खुशी की, उसमें कितनी सारी इन्फ्लुएंस्ड है इंडियन कल्चर, हिंदू कल्चर पे, वो इंजेक्ट कर दी गई हैं हमारी सोसाइटी में। तो अब वो जो हम उनका कल्चर, उनकी फिल्में और उनकी वो चीज़ें देखते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम उनसे आगे बढ़ जाए। उनके कल्चर में, उनके जो मजहबी रसूमात हैं या कुछ चीज़ें हैं, हम तो वो भी उसका भी ख्याल नहीं रख रहे। हम तो चाह रहे हैं कि उससे भी हम आगे बढ़ जाए, उसको भी क्रॉस कर लें। तो ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है हमारे पूरे माशरे के लिए कि एक तरफ तो हम ये कहें कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं और दूसरी तरफ मुसलमान है, और दूसरी तरफ हमारा तर्ज ज़िंदगी जो है उसके बिल्कुल बराबर, वो इन्फ्लुएंस्ड हो किसी और माशरे का, या वेस्टर्न का, या किसी और माशरे का। तो ये बहुत दुख की बात है, और इन चीज़ों को लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपकी सोसाइटी में हैं। आप टीवी खोलें, आपके बच्चे सामने बैठे हुए हैं, दे कैन वॉच एवरीथिंग दे कैन। तो ये हमने खुद इजाज़त दी हुई है। हाउ कैन वी स्टॉप इट, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ईद की खुसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ सिटी 41 के संग हम मना रहे हैं आपके साथ साथ। और इस वक्त हमारे शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। खोल दें जी ढक्कन। ज़बरदस्त जी, क्या खुशबू आ रही है। और ये पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। क्या नाम था पुलाव? शिनवारी पुलाव। शिनवारी पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बेहतरीन तैयार किया है उन्होंने। और इंतहाई आसान रेसिपी, आप अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं। ईद का दिन है तो इसको ज़रूर ट्राई करें, शिनवारी पुलाव को, जिसमें इन्होंने कबाब बनाए थे। उसके बाद कबाब को जो है वो
मैरिनेट करके पूरा मिक्सचर उसमें ऐड करके फिर उसके बाद चावल अलग से बनाए थे? जी चावल बॉयल किए थे। चावल बॉयल किए थे। ये एग फ्राइड राइस होंगे, ये क्या होता है इनके अंदर? ये कह सकते हैं कि एक तरह से सैलड वाले राइस होते हैं। उसके ऊपर आएंगे, ज़रा मुझे सर्व कर दीजिएगा ताकि हम इसकी टॉपिंग देख लें। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जी शनवारी पुलाव तैयार किया है, घर पे ज़रूर ट्राई करें। हमारे शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ जो है हमें बना के दी हैं और बहुत ज़बरदस्त खाना जो है वो तैयार करते हैं। इनके हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट है। कॉटन कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है, जाज़िब भाई इनका नाम है और माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे पकवान आपने ईद पर बना के खिलाए हैं हमें, बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ वापस अपने गेस्ट के पास। काशिफ ज़िया साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मियाँ मोहम्मद इदरीस साहब हमारे साथ विराजमान हैं। काशिफ साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा, ईद कोई बचपन की ऐसी जो कि आपके हावजे का हिस्सा बन गई हो और आपको याद हो कि ये ईद जो है ना वो मैं कभी नहीं भूल सकता, लाहौर की हो या फैसलाबाद की तो नहीं होगी, बचपन तो लाहौर में गुजरा है, तो कोई एक ऐसी ईद? मुझे तो कोई इस तरह की, क्योंकि मेरी जितनी भी ईद गुजरी है उसमें ये कोई ख़ास वाक़या नहीं, उसमें कोई रूनमा हुआ कि जो मुझे याद हो। कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हुआ? एक्सेप्शनल केस नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब छोटे होते थे और घर में जब ईद का त्यौहार आता था और वो वालिद साहब सुबह को, मुझे अच्छी तरह याद है कि सुबह उन्होंने सारों को उठा के अपने साथ लेके जाना मस्जिद और ईद की नमाज़ पढ़नी, वापस आना वहाँ पे अपने हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम और वहाँ पे आके सबको कज़न्स आ जाने और सबको ईद मिलनी और एक अच्छे अंदाज में। लेकिन वो जो टाइम है उसको आज मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि जब वो लाहौर में थे और छोटे होते थे जब साथ जाना, आज भी नो डाउट मतलब हम सारे भाई इकट्ठे हैं, वालिद साहब साथ ही जाते हैं, लेकिन एक वो जो टाइम था कि उन्होंने उठा के वालदा ने तैयार करना और सबको वालिद साहब ने साथ लेके मस्जिद में नमाज के लिए लेके जाना और वापस आना और सबको मिलना और पूरा दिन एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना। और नेक्स्ट डे हमें याद होता था कि हम सारे अपने जो है वो ननिहाल की तरफ जाना और वहाँ पे जाके सारे कज़न्स का गेट टुगेदर होना। तो एक वो जो बचपन की जो ईद है और जो अब की ईद है उसमें एक ह्यूज कंपैरिजन है और तब जो लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत का जो फैक्टर था आज उस अंदाज से वो नहीं नज़र आता है कि जो मतलब बचपन में जिस तरह के टाइम गुजारे हैं। आजकल के ज़माने में बनावट बहुत आ गई है, ये वजह है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे इंसान अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया है, जैसा मियाँ साहब ने आगे ऑलरेडी बताया कि इंसान अपनी जो वैल्यूज़ हैं, जो अपना मतलब हमारे रिलीजन है, उन चीज़ों को हम काफ़ी ज़्यादा भूल के और एक दूसरों की चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए अपनी लाइफस्टाइल को वैसे हम लेके चल रहे हैं। शो ऑफ का जो टाइम आ गया, तो इस तरह की चीज़ों के अंदर आके तो ऑब्वियसली वो जो प्यार मोहब्बत वाला फैक्टर है, जो हम रहते थे इकट्ठे, इवन हमें अपना ये भी पता था कि हमारे इर्द गिर्द हमसायों में कौन है, और आजकल के दौर में तो हमें ये नहीं पता कि हमारे सामने कौन रह रहा है, बैक पे कौन रह रहा है। तो ये वो चीज़ें जो हम अपनी वैल्यूज़ को और अपने इक़्तिदार जो है मुआशरे के, उनको भूल के और एक नई डायरेक्शन में अपने हाउ डिड यू गेट इनटू बिजनेस पॉलिटिक्स? मतलब अचानक से आप अपेयर हुए बिजनेस पॉलिटिक्स में, और उससे पहले तो कभी आपको मैं जब स्टार्टिंग किया बिजनेस का उसी वक्त बिजनेस पॉलिटिक्स में आ गए या फिर एक्सीडेंटली आए? शराद, इसके ऊपर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, आपका जो क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा पीछे से मैं स्टार्ट करूँगा कि जब मैं बिज़नेस में आया तो बिज़नेस के अंदर मुझे आते साथ वो बहुत ज़्यादा एनर्जी, जो कि अभी भी मैं अपने आप को यही करूँगा कि मुझे हर चीज़ को अचीव करने का एक मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है बिज़नेस में भी, जब आया तो मेरे जो बिज़नेस यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी, जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, जो बिज़नेस कर रहे थे, तो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा मतलब वो था कि जी मैं कैसे इस लेवल को अचीव करूँ। तो उसके अंदर जो मेरे कस्टमर थे, बायर थे और आज उनके साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है, उसमें मुझे उसने एक बात समझाई कि कभी भी अपने पैरामीटर्स और अपनी डायरेक्शन लेने की बजाय आप जो आपसे आगे जो बैठे हुए इंडस्ट्री से आप उनको फॉलो करो कि वो कैसे इस लेवल पे पहुँचे, और जब उनको फॉलो करते हुए आप लेके चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स जो उन्होंने फेस की हुई हैं आप उसको क्रॉस करोगे। मैंने अपने बिज़नेस में वो अप्लाई की। बिज़नेस अप्लाई करने के बाद मुझे ये था कि बिज़नेस में तो मैं आ गया और मेरी ज़्यादा टाइम जो है वो यूरोप की मार्केटिंग और उसमें गुजरा, और मुझे यहाँ पे लोकल जो बिज़नेस नॉर्म्स हैं उनका मुझे इतना आइडिया नहीं था, ना ही लोगों के अंदर इतनी पहचान थी। ठीक। तो मुझे यहाँ पे अपनी एसोसिएशन में मेरे जो साबका चेयरमैन हैं, जो अभी मतलब एसोसिएशन के जो हेड्स बैठे हुए हैं, उनके साथ मीटिंग्स आके अटेंड करनी, उनको देखना कि किस तरह वो लेके चल रहे हैं एसोसिएशन को। तो मुझे जब फर्स्ट चेयरमैनशिप का जो मुझे दी गई, आपने इस चीज़ को लेके आगे चलना है एसोसिएशन को, और उनका ट्रस्ट जो मेरे पे, और मैं शुरू में तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो मुश्किल हालात थे कि जी मुझे कोई इस तरह गाइड, चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि मैं किस तरह लेके चलूँ। और उस दौरान में मैंने अपने आप को बड़ा फर्म डिसीजंस लेके, शुरू में गलतियाँ भी हुई, लेकिन अल्लाह का लाख और करोड़ दफ़ा शुक्र है
कि मुझे इस ट्रेड पॉलिटिक्स में भी जो मेरे से आगे जो मेरे बड़े जो Guidance मुझे अच्छी मिले, मिली। जिनकी गाइडेंस मिली और जिनको मैंने रोल मॉडल अब अपनी लाइफ में बनाया और उनसे मेरी इंटरेक्शन रही और उन्होंने मुझे एडवाइस किया और स्टिल अभी तक मेरे लिए तो मैं तो इस ट्रेड पॉलिटिक्स में आई एम नथिंग। और मैं तो मुझे स्टिल अभी तक ये होता है कि पता नहीं अल्लाह ताला की कोई ख़ास करम नवाजी है कि जो मुझे मेरी इतनी मेरी हैसियत नहीं है और उससे बढ़ के मुझे मिल रहा है और मुझे फैसलाबाद के अंदर जितना प्यार और मोहब्बत मिला है और इतनी जल्दी मिल गया, हाँ, ये मैं तो बहुत- इस चीज़ को सोच भी नहीं सकता। और इतने मतलब शॉर्ट टाइम में मेरा प्रोफाइल और जो ये सब अल्लाह ताला की करम नवाजी है और लाख करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे बड़ों की दुआएं मेरे जो ये इंडस्ट्री आपकी परफॉर्मेंस भी है, आपकी परफॉर्मेंस को लोग सराहते हैं, पे अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना होती तो जाहिर बात है फिर आप उस तरीके से अपनी जगह ना बना पाते। मियाँ साहब आपसे भी गुफ्तगू करना चाहूँगा, सक्सेस हाउ डू यू डिफाइन इट? मेरा ख़्याल है कि जो हमने सीखा अपने बड़ों से और सुना भी कि आपको जो भी काम करना है आपको क्लियर होना चाहिए और जिससे भी गाइडेंस की ज़रूरत है बड़ों से, एक्सपर्ट से, वो गाइडेंस लें। आपको मकसद क्लियर पता होना चाहिए और सबसे जो मेन फैक्टर है सक्सेस का वो है आपकी नीयत, आपकी इंटेंशंस क्या है। आपकी नीयत जो है वो आपको सक्सेस पे लेके जाएगी। कि आप नॉर्मली जैसे हम हर चीज़ कहते हैं कि नीयत से का आपको फल मिलेगा, तो ये इसकी कामयाबी जो भी है किसी भी काम या किसी अचीवमेंट के लिए, किसी टारगेट के लिए, आपकी नीयत, आपकी क्लैरिटी और फिर ईमानदारी। फेथफुलनेस। ईमानदारी जो है वो आपको आजमाइश कोई हो सकती है लेकिन कामयाबी की तरफ आपको वो ले जाएगी। आप ये देख लें कि अगर रेडी पे कोई भी चीज़ बेचने वाला भी अगर ईमानदारी के साथ अपना सौदा बेच रहा है, ही विल बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। वो अंदर से खुश होगा, हाँ, उसके रिस्क में बरकत होगी ज़हनी सुकून होगा और उसके बाद उसका जो उसकी जो क्वांटिटी है जो वो चीज़ बेच रहा है वो आए दिन उसकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हाँ, हमने देखा है लाहौर हो, फैसलाबाद हो, कहीं कोई चीज़ कोई खालस बेच रहा है, सही बेच रहा है। आज के दौर में तो खालस चीज़ का मिलना बहुत मुश्किल है बिल्कुल। और जहाँ मिल रही है या जहाँ मिलती है तो उसकी डिमांड है, क्योंकि यहाँ खालस चीज़ मिलती नहीं है और जो मिलती नहीं है उसकी जो डिमांड अगर उसकी है तो वो चीज़ उसकी बिकेगी। इसी तरह जो है वो अगर आपकी ईमानदारी है, नेक नीति है, ऑनेस्टी है और आपकी मकसद आपको पता है, क्लियर है और जिस जगह जाना है उसको आप बड़ा क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर मेहनत आपकी है और कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से। कामयाबी अल्लाह ताला देता है। जाहिर बात है जब आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, आपका एम क्लियर नहीं होगा, टारगेट क्लियर नहीं होगा कि आपने जाना किस रोड पर है, आपने अचीव करना क्या है, आपका बेसिकली गोल क्या है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी फेथफुलनेस, आपकी ईमानदारी उसके ऊपर होनी चाहिए। यानी आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी लेकिन उन रुकावटों को आप डील किस तरह करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मियां इदरीस साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। काशिफ ज़िया साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मैंने भी बहुत सारी गुफ्तगू करनी थी, लायनिज़म पे बात करनी थी क्योंकि आप इंटरनेशनल डायरेक्टर भी हैं लायंस क्लब के, लेकिन उससे पहले हम रुख करते हैं अब्दुल्ला शाहिद की तरफ। अब्दुल्ला शाहिद हमें कुछ सुनाएंगे, लेकिन मैं अपने शेफ़ का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए मज़े मज़े के पकवान बनाए, ईद पर हमारे लिए वक्त निकाला। अपने मेहमानों का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अब रुख करते हैं अब्दुल्ला शाहिद की तरफ।